Hello student. Today we are going to discuss topic chemotherapy of cancer in detail. So let's start. So what is cancer? Cancer is a group of disease which involve uncontrollable cell growth. सो कैंसर क्या है? तो इसमें जो सेल है उसकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, मतलब जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता। जो नॉर्मल सेल होता है उसमें उसके डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो कैंसर सप्रेसर जीन है, जो कैंसर को सप्रेस करते हैं, वैसे जो जीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। इसकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर arise as a result of series of genetic and epigenetic changes, and the main genetic fusion being inactivation of tumor suppressor gene, मीन्स के इनएक्टिवेशन हो जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, और एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, मतलब के जो कैंसर का जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑन्कोजीन का मतलब है जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं वैसे जीन। तो म्यूटेशन ऑफ द नॉर्मल जीन कंट्रोलिंग द सेल डिवीजन एंड अदर प्रोसेस, उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, मतलब कि कैंसर कैसे होएगा सेल के अंदर। जो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि केमिकल, रेडिएशन और वायरस, वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा और उसके वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा। और डीएनए अगर डैमेज हो गया तो उसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन होगा इन द जीनोम ऑफ द सोमेटिक सेल, और उसके वजह से जो जीन है वो अल्टर हो जाएगी उसकी रेगुलेशन, और उसमें अपोप्टोसिस, मतलब कि सेल की डेथ हो जाएगी। अगर म्यूटेशन हुआ तो या तो ये होएगा, या तो फिर एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन, या तो जो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे उसका प्रमोशन होगा, या तो इनएक्टिवेशन ऑफ कैंसर सप्रेसर जीन, या तो जो म्यूटेशन के वजह से इनएक्टिवेट हो जाएंगे जो कैंसर को जो सप्रेस करते हैं वैसे जीन। तो ये तीनों के केसेस में क्या हो रहा है, कैंसर के सेल प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्सप्रेशन ऑफ अल्टर्ड जीन प्रोडक्ट एंड लॉस ऑफ रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट, मतलब के एक्सप्रेशन जो है जीन का वो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो रेगुलेट कर रहे हैं जो जीन, जो नॉर्मल फंक्शन जो रेगुलेट कर रहे हैं वैसे जीन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और उसके वजह से मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा हो रहा है, मतलब कि कैंसर हो रहा है। पर ये सारी कंडीशन हम स्टॉप हो सकती है कैसे, अपनी जो बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे, कि अगर अपनी बॉडी में अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर आ रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा कि ये जब फैक्टर इन्फेक्ट करेंगे अपने सेल को, तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारी चीजें नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में अपनी बॉडी वो जो डीएनए डैमेज है उसको रिपेयर कर देती है, जो अपनी नॉर्मल सेल साइकिल है उसके चेक पॉइंट से। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, मतलब कि कैंसर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैंसर है? तो कैंसर सेल कैरेक्टराइज दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल सेल, मतलब कि नॉर्मल सेल से हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, मतलब कि सेल का प्रोलिफरेशन अनकंट्रोलेबल मैनर में होगा, मतलब कि एक सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में तो सेल कैसे प्रोलिफरेट होता है, तो एक सेल से दो सेल बनेंगे और फिर ये दो सेल से चार सेल बनेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन है। पर अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन होगा, मतलब कि ये जो एक सेल है वहीं पे चार सेल प्रोड्यूस होने लगे। ओके, तो वो अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन कहेंगे उसे। डी डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि डी डिफरेंशिएशन मतलब वो डी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और जो नॉर्मल फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एनाप्लाजिया के इन्वेजिवनेस, मतलब के जो कैंसर है वो डीप लेयर ऑफ द टिश्यू में स्प्रेड हो जाएगा, मतलब अंदर तक डीपली पेनिट्रेट हो जाए अगर कैंसर,
और मेटास्टेसिस मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो कैंसर फैलता है ब्लड में और कोई भी तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। So now we'll discuss what is the normal function of cell and what happen if abnormal cell will grow. So normal cell will differentiate, grow, mature, divide and regulate, and there is a balance between cell birth and death. मतलब के सेल ग्रो होने से लेके सेल डेथ, अपनी बॉडी में सेल ग्रो भी होंगे और उसका एक टाइम पे डेथ भी होगा। ये नॉर्मल अपनी बॉडी की मैकेनिज्म है। पर अगर सेल सेल में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो देयर विल बी हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया एंड नियोप्लासिया मीन्स के abnormal growth of tissue and which is benign and malignant. Benign means कि वो नॉर्मल सेल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा पर वो अपने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बट मैलिग्नेंट विल इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल और वो स्प्रेड होता जाएगा अपनी बॉडी में। What are the different type of cancer? So there is a carcinoma, malignant neoplasma of epithelial origin, or cancer of the internal or external lining of the body. For example, adenocarcinoma, which developed in an organ or glands, squamous cell carcinoma, which originate in squamous epithelium, sarcoma cancer that originate in supportive and connective tissue such as bones, tendons, cartilage, muscles and fat. For example, osteosarcoma, chondrosarcoma, जो सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा है जैसे कि बोन, टेंडन, मसल और फैट में, तो हम उसके लिए सार्कोमा वर्ड डिनोट करेंगे। जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा मीन्स बोन का कैंसर, कॉन्ड्रोसार्कोमा मीन्स कार्टिलेज का कैंसर। वैसे ही ऐसे अलग अलग कैंसर है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लियोमायोसार्कोमा, रेफिडोमायोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा एंड मायोक्सोसार्कोमा और माइलिनोमा मतलब जो ओरिजिनेट होता है बोन मैरो में, तो कैंसर दैट ओरिजिनेट इन बोन मैरो। फॉर एग्जांपल माइलोजीनियस और ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया, लिम्फेटिक लिम्फोसाइटिक और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा और एरिथीमिया। Lymphoma, cancer that develop in glands or nodes of lymphatic system and organs, mainly spleen, tonsils and thymus, जो डेवलप होते हैं ग्लैंड्स में और नोड्स में लिम्फेटिक सिस्टम के, जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड थाइमस। फॉर एग्जांपल हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। मिक्स टाइप मतलब के जो मिक्स है, एक साथ दो तरीके के कैंसर। मिक्स कैंसर डेवलप इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फ्रॉम वन टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप्स। एग्जांपल स्क्वेमस कार्सिनोमा, मिक्स्ड मेसोडर्मल ट्यूमर एंड कार्सिनोसार्कोमा और टेरिटोकार्सिनोमा। So let us discuss what is the difference between non-Hodgkin's disease and Hodgkin disease. Definition: cancer in which there is a monoclonal proliferation of B or T lymphocyte। मतलब के जो हॉजकिन है वो उसमें मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होता है बी सेल का और टी सेल का। और हॉजकिन में क्या होगा? Disease is lymph malignant of proliferating germinal center cell। मतलब इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है जर्मिनल जो सेल है उसका। इसमें किसका प्रोलिफरेशन होता है? बी सेल और टी सेल का। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉन कंटेजिनियस लिम्फ नोड स्प्रेड, मतलब कि ये ऐसे कंटिन्यूअस मैनर में स्प्रेड नहीं होता, पर जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो कंटिन्यूअसली लिम्फ नोड में स्प्रेड होता है।
हिस्टोलॉजी इसकी कोई प्रेजेंट नहीं है और वेरी करती है, पर इसमें जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें रीड स्टेनबर्ग लाइक सेल हमें दिखेंगे। इसका जो इंसिडेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है नॉन हॉजकिंस डिसीज का। पर ये जो हॉजकिन डिसीज है उसका जो इंसिडेंस है सारे पब्लिक में वो स्टेबल है। ये जो नॉन हॉजकिन डिसीज है वो कहाँ पे स्प्रेड होती है, तो डेवलप इन लिम्फ नोड एनीवेयर इन द बॉडी, मतलब कोई भी जगह पे जहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है। जैसे हमने आगे टाइप में ही देखा कि लिम्फ नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइमस देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ पे, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और थाइमस में। तो वहां पे जहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे वहां ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होगा। और हॉजकिन्स लिम्फोमा डिसीज टिपिकली बिगन इन द अपर बॉडी पार्ट, मतलब कि हॉजकिन लिम्फोमा है वो हमेशा अपनी बॉडी के अपर पार्ट में होंगे, जैसे कि आर्मपिट, चेस्ट और नेक, और फिर वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होंगे। नाउ अगर हमें कैंसर की डिसीज के बारे में पढ़ना होगा और उसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ना होगा तो हमें कौन सी डिसीज का क्या मतलब है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल lung cancer is a type of lung cancer arises from the neuroendocrine system, or non small cell lung cancer arises due to varied reason. Three main variety based on a origin of the squamous cell carcinoma, adenocarcinoma and large cell carcinoma. Small cell lung cancer is usually more aggressive, मतलब ये बहुत aggressive होता है, मतलब ये बहुत fast manner में स्प्रेड होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अराइजेस फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन सेल, जो अपने बॉडी के जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है वहां से फैलते हैं। और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है वो लार्ज साइज सेल है और जो ग्रो होते हैं और स्प्रेड होते हैं बहुत स्लोली, मतलब कि यहाँ पे जो सेल की साइज होगी वो स्मॉल होगी और यहाँ पे सेल की साइज जो होगी वो लार्ज होगी। ओके, जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसका इंसिडेंट 80 to 85% पब्लिक में है, और स्मॉल सेल लंग कैंसर है जो 10 to 15% स्प्रेड है पब्लिक में। सो व्हाट इज द इटियोलॉजी, तो हम अभी इसको ऊपर से ही पढ़ेंगे और आप सब इसको स्क्रीनशॉट खींच के फिर पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजेंट जैसे कि यूवी आयनाइजिंग रेडिएशन जो है उससे हमें कैंसर कॉज होगा। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरियल एजेंट जैसे पेप्टिक अल्सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये अगर अनट्रीटेड होंगे तो फिर वहां पे सेल का ग्रोथ होगा, एबनॉर्मल सेल का, और फिर उसको हम कैंसर की तरह डिनोट कर सकते हैं। फंगल एजेंट, फंगल की वजह से भी हमें कैंसर कॉज होगा, जैसे कि एस्पेरेजिलस फ्लेवस जो अल्फा टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और सबको पता है कि टॉक्सिन्स, कोई भी टॉक्सिन जो है वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है। वायरल एजेंट जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, बुर्किड लिम्फोमा है, ये सब जो है वो हमें वायरस की वजह से कैंसर कॉज करते हैं। केमिकल एजेंट जैसे कि अल्कलाइटिंग एजेंट, एसाइलेटिंग एजेंट, जो केमिकल्स है वो भी हार्मफुल है और वो भी हमें कैंसर कॉज करवाते हैं। जेनेटिक फैक्टर जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब कि एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन के वजह से भी, जेनेटिक फैक्टर के वजह से भी हमें कोई भी जीन है वो पेरेंट से अगर चाइल्ड में आ जाए और वो कैंसर कॉजिंग जीन है तो चांसेस है कि वो चाइल्ड में भी कैंसर
कॉज कर सकता है तो उसे हम जेनेटिक फैक्टर कहेंगे। डाइट और हैबिट, मतलब अगर हमारी डाइट सही नहीं होगी, अगर हम लोग फाइबर और फैट कंटेंट है वो ज्यादा, मतलब कि फैट कंटेंट ज्यादा लेंगे और फाइबर कंटेंट अगर हम लो लेंगे तो चांसेस है कि हमें कैंसर हो सकता है। और स्मोकिंग और अल्कोहल और बहुत सारी बैड हैबिट के वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन ऐसा जीन है जो कैंसर कॉज करता है, और अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए और कोई जीन हाईली एक्सप्रेस्ड हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब कि जो P53 है, और बहुत ऐसे सारे जीन हैं जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, मतलब कि जब भी कोई एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है तो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो उसको इनहिबिट करता है, मतलब कि नॉर्मल सेल उस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर देता है और एबनॉर्मल सेल को। ओके, तो अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन भी अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमारा हमारा बॉडी में कैंसर होगा। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रोटीन, मतलब कि सेल डिवीजन अगर अंडर कंट्रोल में है तो तब ये एक्टिवेट नहीं होगा। पर अगर म्यूटेशन हो जाएगा कोई भी ट्यूमर सप्रेसर जीन का, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी ट्यूमर सप्रेसर जीन में, तो सेल है वो एबनॉर्मल ग्रो करेगा, मतलब अनकंट्रोलेबल ग्रो करेगा। हमारी बॉडी में सेल साइकिल है, आप सभी को पता ही होगा। जो मतलब कि वो अपने नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड होगा, कैसे वर्क करेगा, वो ये सेल साइकिल डिसाइड करती है। जैसे कि जी नॉट रेस्टिंग फेज है, तो रेस्टिंग फेज में जो सेल है वो अपने ग्रोथ के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा। ओके, और फिर G1 में सेल की ग्रोथ होगी, मतलब सेल डेवलप होना स्टार्ट होगा। एस फेज में डीएनए है वो सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि अब सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, सेल ग्रो कर रहा है, फिर डीएनए है वो भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। G2 फेज में मतलब के ग्रोथ होगी और माइटोसिस, मतलब के सेल डिवीजन होगा। सेल डिवाइड होने की तैयारी में होगा, डिवाइड नहीं हुआ होगा पर ऐसे, मतलब कि दो ऐसे अटैच हो वैसे वाली फेज में होगा। और फिर माइटोसिस में सेल डिवीजन होगा। जब सेल डिवाइड होगा फिर उसके अंदर ये सारी चीजें होगी माइटोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, आप सब लोग ये इमेज में पढ़ सकते हैं कि किस फेज में क्या होता है। हम कैंसर को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो बाय साइटोलॉजी, बाय हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड साइटोजेनेटिक डायग्नोसिस, फ्लो साइटोमेट्री, ट्यूमर मार्कर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन सभी चीजों से हम कैंसर डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैंसर की कौन कौन सी थेरापेटिक मॉडलिटीज है, मतलब कि जो कैंसर की थेरापी, मतलब कि इनिशिएट करेंगे कैंसर की थेरापी, तो एक तो है सर्जरी, रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरेपी, और हार्मोनल ट्रीटमेंट से, स्पेसिफिक इनहिबिटर्स से, एंटीबायोटिक से, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, मतलब कि जो अपना बॉडी को जो रिस्पॉन्स देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बॉडी नॉर्मल सेल को ही एबनॉर्मल समझ के उसको डिफेंस देने लगता है, तो उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और वैक्सीन, मतलब डिफरेंट वैक्सीन, जैसे अभी रिसेंटली हम सब ने देखा होगा कि सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए बहुत सारी नई वैक्सीन डेवलप हुई है मार्केट में। तो जो बॉडी को मतलब जो अपने कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वायरस है उसके अगेंस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस करे, और उसके लिए हमने उसके लिए एंटीबॉडीज
बनाई हुई है। मैलिग्नेंसी विच इज फेवरेबल टू कीमोथेरेपी, मीन्स कीमोथेरेपी के लिए कौन कौन सी कौन कौन सी फेवरेबल डिसीज है, मतलब कि हम कौन कौन सी डिसीज में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। जैसे कि कोरियोकार्सिनोमा, उसको हम वुमन यूट्रस कैंसर कहेंगे। एक्यूट ल्यूकीमिया, मतलब कि जो ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होगा। हॉजकिंस डिसीज, हमने पहले ही उसका डिफरेंस पढ़ा हुआ है। बुर्किट लिम्फोमा, जो जिसको हम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी कहेंगे। विल्म्स ट्यूमर, मतलब के जो किडनी का ट्यूमर है, जो नॉर्मली चाइल्ड में देखा जाता है। टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, जो मेल के टेस्टिस में होगा। इविन सार्कोमा, जो चाइल्ड के बोन में होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड कलर का पोर्शन है जो बोन में हाईलाइटेड है, वहां पे नॉर्मली ये लोकेशन है इविंग सार्कोमा की। और जो ब्लू कलर का पोर्शन है वहां पे लेस फ्रीक्वेंट हम ये देख सकते हैं। ठीक है। फिर रेटिनोब्लास्टोमा इन चिल्ड्रन, मतलब के जो रेटिना जो है अपने आईज में, जो चाइल्ड में, उसमें ये रेटिनोब्लास्टोमा होता है, मतलब कि वहां पे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ, वहां पे कैंसर होगा। डिफ्यूज हिस्टोसाइटिक लिम्फोमा, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये कैंसर है। और रेफिडो मायोसार्कोमा, जो सॉफ्ट टिश्यू का सार्कोमा है, जहां पे सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होगा वहां पे ये सार्कोमा होगा। एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल, मतलब ये जो सारी कीमोथेरापेटिक ड्रग है वो मोस्टली इफेक्टिव है जहां पे सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं। जर्नल टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी, कौन कौन सी टॉक्सिसिटी है जो नॉर्मली हमें कीमोथेरेपी से मिलेगी। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन इज मतलब मेनली कीमोथेरेपेटिक ड्रग से हमें ये चीज तो देखने मिलेगी ही, वो है बोन मैरो डिप्रेशन, जहां पे जो आरबीसी का काउंट है, डब्ल्यूबीसी का काउंट है, प्लेटलेट का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। डायरिया, इम्यूनोसप्रेशन, एलोपेसिया, डिलेड वाउंड हीलिंग, ओलिगोजूस्पर्मिया, मतलब के जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है और उसका जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मेनली इसको हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। कार्सिनोजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेरेटोजेनिसिटी होगी, न्यूरोपैथी होगी और कार्डियोमायोपैथी, मतलब के जो हार्ट की डिसीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, मतलब के एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है क्लासिफिकेशन, उसमें अल्कलाइटिंग एजेंट है, फिर एंटी मेटाबोलाइट्स है जो है, उसके अंदर आएगा फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पिरिमिडिन एनालॉग, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, मतलब जो सेल के लिए टॉक्सिक है वैसी एंटीबायोटिक्स। नेचुरल प्रोडक्ट से हम कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि विनकाल कलर्ड, एपिडोपोलो पाइलोटॉक्सिन, कैप्टोथिकिन्स, टेक्सेन्स, हार्मोन और उसके एंटागोनिस्ट, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, जीएनआरएच एगोनिस्ट, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड एरोमेटेज इनहिबिटर। और फिर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आएगी, प्लेटेनियम कॉम्प्लेक्स आएंगे एंड मिसेलिनियस ड्रग, मतलब के जिसका क्लास अभी नोन नहीं है और वो दूसरे अलग दो क्लास के
क्लास को इकट्ठा करके करे, वैसे अलग अलग तरीके से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे मिसलेनियस कैटेगरी के क्लासिफिकेशन में। ओके, तो हम अभी यहाँ तक ही रखते हैं, और हम सेकेंड पार्ट में ये क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी मिलते हैं। बाय।